नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जिसका कि हम प्रयोग करेंगे बार बार वाणिज्य में, और उनके अलावा भी कुछ शब्द आते रहेंगे जिनको हम उसी समय पे समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे खातों को पहचानने की, मतलब कौन सी मत कौन से खाते से संबंधित होती है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो क्लियर कर दी गई है, यूपी टीजीटी की और पीजीटी की भी, और 2016 वाले बैचेस की भी जो एग्ज़ाम्स दोबारा से किए जाने हैं, सभी की डेट आ चुकी है और अगस्त में ही पेपर्स हैं सभी के। तो आई थिंक बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप प्लीज़ अपने पास से स्टडी करते रहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं अब जल्दी वीडियोस लाऊं। नहीं भी अगर आप आते हैं तो आप प्लीज़ अपने पास से कुछ स्टडी करते रहिएगा, और वो तो आप कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था इससे कुछ वीडियोस जो मैंने पहले अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको बताया था 3 तरीके के खाते होते हैं: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। ठीक है, या अवास्तविक खाते को हम नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। आशा करती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं आज के वीडियो में हम फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अगर उस टाइम समझ में नहीं आए हों तो इस बार समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो खातों के प्रकार जो कि हम समझ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ मैंने खातों के प्रकार लिखे हुए हैं: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको जो वीडियो में आपको बताया था बेसिकली 2 तरीके के खातों में हम इनको डिवाइड करते हैं, एक तो व्यक्तिगत खाता और एक अव्यक्तिगत खाता। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो है फर्स्ट नंबर पे वो तो यही है व्यक्तिगत खाता। बाकी के जो ये 2 है वास्तविक और अवास्तविक खाते, ये अव्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन मिलता है कि खातों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ज़्यादातर आपको ऑप्शन में 3 मिलेगा। तो आपका वही सही आंसर है क्योंकि हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। लेकिन अगर 3 नहीं मिलता है और वहाँ 2 है तो आप 2 पर टिक लगाइएगा, क्योंकि बेसिकली हम 2 ही भागों में डिवाइड करते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। ठीक है, मोस्टली 3 ज़रूर आएगा, तो आप 3 पर ही टिक लगाइएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाता वो खाता है जो कि व्यक्तियों से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे राम, मोहन, श्याम। ठीक, इस तरीके से। वास्तविक खाता जो कि वास्तविक चीज़ों से संबंधित है। नाम से पता चल रहा है ना, वास्तविक चीज़ें कौन सी होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनसे हमको जो कि हमारे पास होती हैं और जिनका कोई ना कोई मूल्य होता है, जैसे कि रूम, कमरा। ठीक है, कोई मशीन, कोई फ़ैन, कोई फर्नीचर, कोई भूमि, ये सब चीज़ें क्या है, इनको हम छू भी सकते हैं, इनको देख भी सकते हैं, ये हमारे पास होती हैं और इनका कोई ना कोई मूल्य भी होता है। आभूषण, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे वास्तविक खाते से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, तो वास्तविक खाते को हम संपत्ति खाता भी कहते हैं इस बेस पर कि जो हमारे पास है और उसका कोई ना कोई मूल्य भी है, तो इसको हम संपत्ति खाता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवास्तविक खाता, या जिसको हम बोलते हैं नाम मात्र का खाता भी। इसको हम आय व्यय का खाता भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जिन चीज़ों को हम शामिल करते हैं उसमें आय व्यय और साथ में लाभ और हानि, इन 4 चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको आय व्यय खाता या लाभ हानि खाता भी बोलते हैं। बस ये 4 चीज़ें ही इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई आई थिंक ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तविक खाता जो है ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि कोई चीज़ वास्तविक खाते से संबंधित है या फिर नाम मात्र के खाते से संबंधित है। व्यक्तिगत खाता तो हम आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि किसी न किसी का नाम आएगा वहाँ पर। ठीक है, राहुल का नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिगत खाता हो गया। ठीक है, रूपा का नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिगत खाता हो गया। बैंक का नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिगत खाता हो गया। बैंक भी हमारे व्यक्तिगत खाते से संबंधित होती है। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी मत कौन से खाते से संबंधित होती है, इसको हम पहचानना सीखेंगे आज। ठीक है, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अच्छा, इनके कुछ नियम भी मैंने बताए थे। तो जो व्यक्तिगत खाता होता है उसका क्या नियम होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक खाता, लिख देती हूँ मैं। पहला रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पाने वाला ऋणी
और देने वाला व्यक्ति धनी। ये किसका नियम है? हमारा व्यक्तिगत खाते का। ठीक है। नेक्स्ट वास्तविक खाता, जो कि मैंने आपको बताया संपत्ति से संबंधित होता है, तो हम इसको संपत्ति खाता भी बोलते हैं। तो उसका जो नियम है वो भी यही है। संपत्ति क्या है? वो कोई व्यक्ति तो है नहीं जो कोई चीज़ पाएगी या फिर कोई चीज़ देगी, है ना, वो खुद आएगी और जाएगी। तो आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो हमारा दूसरा नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर व्यापार में आने वाली वस्तु ऋणी और व्यापार से जाने वाली वस्तु धनी। नेक्स्ट है हमारा अवास्तविक खाता। ये हमारा वास्तविक खाते का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा अवास्तविक खाता। तो अवास्तविक खाता, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें 4 चीज़ें आती हैं, लाभ, हानि, आय और व्यय। तो इसका जो नियम है वो भी इसी पर आधारित है ना। क्या नियम है इसका? जितनी भी आय होंगी, जितनी भी लाभ होंगे, वो सारे के सारे धनी, और जितने भी हानियाँ होंगी, जितने भी खर्चे होंगे, वो सारे के सारे ऋणी। ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है। ये हमारे नियम है। अब कौन सी मद को कौन से नियम के अंतर्गत हमको प्रविष्ट करना है जर्नल में, यानी कि रोज नामचे में, वही हम जानेंगे। ठीक है। तो मैंने अभी आपको पहले व्यक्तिगत खाते में एक एग्जाम्पल दिया था बैंक का। तो बैंक नाम जो है वो एक ऐसी संस्था का है जो कि रुपयों में लेन देन करती है। तो बैंक लेन देन करती है ना, इसलिए बैंक को भी हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत खातों में रखते हैं। मतलब व्यक्तिगत खाते से संबंधित कहा जाता है। बैंक क्या है? एक व्यक्तिगत खाता है। ऐसे ही पूंजी क्या है? एक व्यक्तिगत खाता है। पूंजी को मैंने आपको पहले भी समझाया था। पूंजी को हम एक पृथक अस्तित्व के रूप में देखते हैं, है ना। पूंजी का एक पृथक अस्तित्व होता है, व्यापार से अलग। ठीक है। व्यापार को पूंजी रुपया देती है, और व्यापारी जब कोई प्रॉफिट कमाता है तो उसको पूंजी में वापस करता है। तो पूंजी क्या है? एक व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। तो पूंजी भी क्या है? एक व्यक्तिगत खाता है। ठीक है। तो पूंजी को भी हम व्यक्तिगत खाता मानते हैं। ऐसे बहुत से खातों में बहुत कन्फ्यूजन होगा, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, फिर समझते हैं। ठीक है। तो ये खातों की प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है मैंने, जिसमें सबसे पहले मैंने पूंजी खाता लिखा है। पूंजी खाता मैंने भी आपको बताया भी था, ये व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये एक व्यक्तिगत खाता है। क्यों है? क्योंकि ये स्वामी का खाता है। स्वामी के प्रति देयता को प्रकट करता है, क्योंकि ये पैसा निकाल कर देता है ना। पूंजी में से पैसा निकाल के हम कहाँ लगाते हैं? व्यापार में लगाते हैं। ठीक है। तो ये एक व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट है हमारा आहरण खाता। आहरण के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या होता है आहरण? जो कि व्यापारी अपने खर्चे के लिए निकालता है। पूंजी में से हम पैसा क्यों निकालते हैं? व्यापार में लगाने के लिए। लेकिन व्यापारी अगर व्यापार से संबंधित कोई भी पैसा या फिर कोई भी माल व्यापार से निकालता है अपने खर्चे के लिए, तो हम उसको कहते हैं आहरण। तो ये आहरण जो है ये व्यापारी के द्वारा निकाले गए धन या फिर माल को व्यक्त करता है ना। तो ये भी स्वामी का खाता हो गया। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। ये भी क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। यानी कि जब हम आहरण की प्रविष्टि करेंगे या फिर पूंजी की प्रविष्टि करेंगे या फिर एंट्री करेंगे, तो हम वहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे? पर्सनल अकाउंट का, यानी कि व्यक्तिगत खाते का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैंक खाता। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया था, ये एक संस्था है जो कि वित्तीय लेन देन करती है, पैसों का लेन देन करती है ना। तो ये भी क्या है? हमारी व्यक्तिगत खाता है। ठीक है। तो ये हमारा व्यक्तिगत खाता होगा, क्योंकि ये एक वित्तीय संस्था है। जितनी भी संस्थाओं के नाम होंगे ना, वो सारे के सारे हमारे व्यक्तिगत खाते से संबंधित होंगे। वो जैसे कि उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, भारत उद्योग लिमिटेड हो गया, केरल मसाला कंपनी हो गया, उत्तर प्रदेश नवयुवक संघ हो गया। ये सब क्या है? एक व्यापारिक संस्थाएं हैं। जो भी संस्थाएं होंगी उनका जो नाम होगा ना, वो हम, क्योंकि वो उसका एक नाम है, नाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ रही है। मैंने आपको बताया कोई भी नाम अगर आता है कहीं पर तो वो व्यक्तिगत खाते से संबंधित है ना। तो यहाँ पे नाम आ रहा है संस्था का,
है ना, ये सारे नाम ही तो हैं, भारत उद्योग लिमिटेड, केरल मसाला कंपनी, तो ये सारे नाम हैं। इसलिए ये सारी संस्थाएं जो हैं, संस्थाओं के जो भी नाम होते हैं वो सब भी किससे संबंधित हो जाते हैं, व्यक्तिगत खाते से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रय और विक्रय खाता। क्रय या फिर विक्रय खाता, क्रय और विक्रय खाता जो है हमारा वास्तविक खाते से भी संबंधित है और अवास्तविक खाते से भी संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये माल से संबंधित खाते हैं। विक्रय किसका होगा, माल का होगा, क्रय किसका होगा, माल का होगा। ये चीज़ें क्या है, हमारी संपत्ति से संबंधित हो गई। माल क्या होता है, हमारी संपत्ति तो होती है, माल से संबंधित है, इसलिए हम इसको वास्तविक खाते के अंतर्गत रख रहे हैं। और क्योंकि इससे हमें लाभ और हानि का पता चलता है कि व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितना खर्चा हुआ है ना। जो क्रय हम कर रहे हैं वो हमारे खर्चा ही तो है, तो इसलिए ये अवास्तविक खाते से भी संबंधित होता है। तो हम इसमें दोनों का ही नियम लगा सकते हैं। ठीक है, एंट्री वही आएगी, एंट्री चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्रय हमारा ऋणी होता है, डेबिट होता है, तो वो डेबिट ही होगा, वो धनी नहीं हो सकता, क्रेडिट नहीं हो सकता। हम दोनों का नियम लगाएंगे, दोनों में ये बात होगी। ठीक है, अब जैसे सपोज हमने कोई माल खरीदा, ठीक है, माल को हमने क्रय किया, तो इसकी हम जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, हमने माल खरीदा है तो माल हमारे पास आ रहा है ना। मैंने भी आपको बताया था संपत्ति खाते का नियम, यानी कि वास्तविक खाते का नियम। वास्तविक खाते का अगर हम इसमें नियम लगाएं तो माल हमारे पास आ रहा है, तो माल को हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, ऋणी करना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट। ठीक, अब हमारे पास से जा क्या रहा है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारे पास से रुपया जा रहा है। रुपया भी हमारा माल से संबंधित होकर संपत्ति हो गई हमारी, है ना। तो जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट या फिर ऋणी, सॉरी धनी। ठीक है, अब इसमें हम अवास्तविक खाते का नियम लगाएं, लाभ और हानि वाला। तो जब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है, और खर्चे जितने भी होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ऋणी। तो हम परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट, यानी कि ऋणी। ठीक है, मतलब एंट्री आपकी वही रहनी है, एंट्री चेंज नहीं होनी है, लेकिन नियम आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही खातों से संबंधित है, वास्तविक भी और अवास्तविक भी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बचा है, बहुत थोड़ा सा बचा है, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा ये, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये कुछ और खाते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है फर्नीचर खाता। ये आपका वास्तविक खाते से संबंधित है, नाम से ही हमको पता है फर्नीचर हमारी क्या है, संपत्ति है ना। और संपत्ति किससे संबंधित होती है, वास्तविक खाते से संबंधित होती है, यानी कि रियल अकाउंट। फर्नीचर खाता हो गया, भवन खाता हो गया, मशीन खाता हो गया, रोकड़ खाता हो गया, ये सब क्या है, हमारा वास्तविक खाता। और इसका रीज़न क्या है कि ये हमारी परिसंपत्ति यानी कि असेट्स हैं। ठीक है, जो भी हमारी असेट्स होती हैं, परिसंपत्ति होती हैं, संपत्तियाँ होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। ठीक है, अब ये जो हमारा रहतिया है, रहतिया यानी कि स्टॉक। स्टॉक यानी कि वो माल जो हमारा व्यापार में रखा हुआ है, गोदाम में रखा हुआ है, लेकिन अभी बिका नहीं है। ठीक है, हमने बनाकर तैयार करके रख दिया, तो वो हमारे एक गोदाम में रखा हुआ है, हमारा स्टॉक है। या फिर हमने इस साल सारी बिक्री कर दी, उसके बाद कुछ माल बच गया जो कि हमारे गोदाम में रखा हुआ है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। एक होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये भी मैंने आपको बताया है ओपनिंग स्टॉक क्या होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं। ठीक है, अब चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, यानी कि व्यापार के शुरू करते समय पर हमारे पास रखा हुआ माल हो या व्यापार के खाते बंद करते टाइम पे बचा हुआ हमारे पास रखा हुआ माल हो, तो वो दोनों ही हमारे जो भी क्लोजिंग स्टॉक हैं, ओपनिंग स्टॉक हैं, वो हमारे क्या होंगे, वास्तविक खाते से संबंधित होंगे, क्योंकि वो हमारे पास रखा हुआ माल है। और जो भी माल व्यापार में रखा होता है वो व्यापार की संपत्ति है और उसका एक बाजार मूल्य भी होता है, इसलिए वो क्या है, वास्तविक खाते से संबंधित है। ठीक है, तो वो उसको भी हम संपत्ति मानकर ही चलते हैं। हालांकि इसको बिकना है, ये हमारे पास से जाना है, हमारे पास रहना तो नहीं है, है ना, लेकिन ये हमारे पास रखा हुआ है तो हमारी संपत्ति है। जब तक ये हमारे पास है हमारी संपत्ति है। ठीक, तो ये वास्तविक खाते से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा वेतन खाता हो गया, किराया खाता हो गया, कमीशन खाता हो गया, पट्टा यानी कि डिस्काउंट खाता अकाउंट हो गया। तो ये सारे जो खाते हैं ये हैं अवास्तविक यानी कि नॉमिनल अकाउंट से संबंधित, यानी कि नाम मात्र के खाते से संबंधित। अगर वेतन हमको मिल रहा है तो ये हमारी आय है, लेकिन अगर हम वेतन किसी को दे रहे हैं तो ये हमारा व्यय है। रेंट यानी कि किराया अगर हमको मिल रहा है तो हमारी आय है, हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा व्यय, यानी कि आय और व्यय से संबंधित हो रहे हैं ना ये सारे खाते। जो भी खाते व्यय और आय से संबंधित हो रहे होंगे वो किससे संबंधित होंगे, अवास्तविक खाते से। यानी कि इनको प्रविष्ट करने के लिए
इनकी जर्नल में एंट्री करने के लिए हम कौन से नियम को लगाएंगे? अवास्तविक खाते के नियम को। यानी कि कौन सा नियम हो गया? डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये वाला नियम इसमें लगाएंगे। सारे ही लाभ और आय को धनी कर देंगे और सारे ही व्यय और हानियों को ऋणी। ठीक है, ये सारा नियम किस में लगाएंगे हम? वेतन खाता, किराया खाता, कमीशन खाता, बट्टा खाता और इसके अलावा जो भी आय व्यय से संबंधित खाते होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो भी काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी मत कौन से खाते से संबंधित है और उसमें कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए। तो जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अभी भी कोई मद ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम दोहरा लेखा प्रणाली को और विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।